हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं। तो आज हम यूनिट 4 का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। इससे पहले मैंने यूनिट 4 का एक और क्वेश्चन और यूनिट 5 के 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बना दिया। इस क्वेश्चन में हम यूनिट 4 का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पूछ रहा है कि वर्केबिलिटी क्या होती है और वर्केबिलिटी को इफ़ेक्ट करने वाले कितने फैक्टर्स हैं। ठीक, वर्केबिलिटी कंक्रीट की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम का, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। और बाकी की वीडियोस इस टॉपिक की, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सारे यूनिट्स का अलग अलग बना हुआ है, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वर्केबिलिटी क्या होती है किसी कंक्रीट की और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर जानने से पहले ये देख लेते हैं कि वर्केबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो वर्केबिलिटी का मतलब ये होता है वर्क टू ईज़, यानी कि जितनी आसानी आपको काम करने में हो, उस काम को करने की वर्केबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक। तो कंक्रीट के केस में क्या होता है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज़ द ईच concrete workability of concrete is the ease with which freshly prepared concrete can be mixed, transported, placed and compacted without any bleeding or segregation। इसके कहने का मतलब है कंक्रीट की वर्केबिलिटी एक ऐसा ईज़ है, यानी कि एक ऐसी आसान आपकी चीज़ है या फिर आसान आपका प्रोसेस या मेथड है, जिसके थ्रू तुरंत फ्रेश बना हुआ कंक्रीट है, ठीक है, कैन बी मिक्स, आसानी से मिक्स हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, प्लेस्ड होके कॉम्पैक्टेड भी हो जाता है बिना किसी कंक्रीट के सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग के, ठीक। मतलब वर्केबिलिटी कंक्रीट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट, जो नया नया फ्रेश बन के कंक्रीट का मिक्सचर बना होता है, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, प्लेस हो जाता है और प्लेस होने के बाद कॉम्पैक्टेड भी हो जाता है बिना किसी सेग्रीगेशन, मतलब बिना किसी मटेरियल के अलग अलग हुए, ठीक। सेकेंड है आपका इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रेश कॉन्क्रीट मिक्स। वर्केबिलिटी किसी भी कॉन्क्रीट मिक्स की, चाहे वो फ्रेश बना हो, उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वर्केबिलिटी इज़ प्राइमरीली डिटरमाइंड बाई फैक्टर्स सच एज वाटर, सीमेंट, मिक्स प्रॉपर्टी, proportions, admixtures and the characteristics of aggregate used, ठीक है। वर्केबिलिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, सबसे पहला है वाटर सीमेंट रेशियो, जो आपका प्रॉपर्टी लग रही है उसका प्रपोर्शन, यानी कि मिक्स प्रपोर्शन, कितने प्रपोर्शन में आप जो है मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो, कौन से एडमिक्सचर्स यूज़ कर रहे हो और जो एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। यानी कि जिस एग्रीगेट का साइज जिस चीज़ के लिए यूजेबल होता है, आप वही कैरेक्टरिस्टिक इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं, ठीक। तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आपका वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट में अफेक्ट करने वाले फैक्टर में कि द वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन। सबसे पहला कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। अब सबसे पहले नीचे ही इससे आप पढ़ो, वर्केबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वाटर सीमेंट रेशियो। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब समझते हो क्या होता है, वर्केबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, वो कब कब बढ़ेगी, जब जब वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे, ठीक। यानी कि वाटर और सीमेंट का जो रेशियो है उसमें अगर वाटर की परसेंटेज को बढ़ाओगे तो वर्केबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब कैसे, वो देखिए, इट इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इन कंस्ट्रक्शन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर ये है किसी भी कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने वाला, ठीक। सेकेंड है आपका, इट रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू सीमेंट इन अ कंक्रीट मिक्स। वाटर सीमेंट रेशियो किसी भी कंक्रीट मिक्स में जो वाटर और सीमेंट का प्रोपोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वाटर सीमेंट अप टू सम लिमिट। इसके कहने का मतलब होता है कि कुछ हद तक, मतलब अब ऐसे नहीं कि लिमिटेशंस आप पार कर दो, उसकी भी कुछ लिमिट होती है कि कब तक आप वाटर की मात्रा बढ़ाओगे तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझा देती हूँ। जब वाटर और मतलब जो भी आपका कंक्रीट का मिक्सचर तैयार किया जाता है, देखते हो उसमें जब पानी की परसेंटेज अधिक होती है तो उसको इजीली
कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर कम आप वाटर डालो तो वो थोड़ा हार्ड होता है और उसको प्लेस करने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। तो वही ये कह रहा है कि जितना वाटर सीमेंट रेशियो को आप बढ़ाओगे, वर्केबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी, लेकिन अप टू सम लिमिट, कुछ लिमिट्स तक। क्योंकि कुछ लिमिट के बाद जब ज़्यादा पानी मिला दोगे तो वो उसमें फिर क्रैक आने लगते हैं। पानी बाद में मतलब जो आपका कंक्रीट है वो ड्राई होने की वजह से उसके ऊपर पानी आने लगता है, तो जिसकी वजह से क्रैकनेस आती है, ठीक है। तो कुछ लिमिट तक वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के, ठीक। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं कि कौन सा दूसरा फैक्टर है जो कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है आपका टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, द नेचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट। इसके कहने का मतलब है कि जो भी आपके कंस्ट्रक्शन का जो भी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, उसका जो नेचर है, ठीक, वो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कितना रिक्वायर होगा उन उसको इन्फ्लुएंस करता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट जो आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, उसका जो नेचर है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कि वर्केबिलिटी कितनी रिक्वायर है उस कंक्रीट के लिए। समझ गए? मतलब प्रोजेक्ट का जो टाइप है, जो नेचर है, किस प्रोजेक्ट मतलब किस चीज़ के लिए उस कंक्रीट मिक्सचर को तैयार किया जा रहा है, उसी से आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी वर्केबिलिटी उस कंक्रीट के लिए रिक्वायर्ड है। समझ गए? नेक्स्ट है आपका डिफरेंट एप्लीकेशंस सच एज फाउंडेशन, पेवमेंट्स एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में डिमांड वेरिंग लेवल्स ऑफ वर्केबिलिटी। अब इस पहले पॉइंट को आप दूसरे पॉइंट से समझ सकते हो। पहले पॉइंट में बोल रहा था कि प्रोजेक्ट का जो नेचर है उससे आपको पता चलेगा। अब प्रोजेक्ट का नेचर क्या क्या होता है, कभी कभी हम जो कंक्रीट मिक्स है वो फाउंडेशन के लिए भी रेडी करते हैं, पेवमेंट्स के लिए भी रेडी करते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब, ये सब, और उसके लिए अलग अलग वर्केबिलिटी की डिमांड होती है, ठीक है। कहीं पे वर्केबिलिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, कहीं कम होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जितने पेवमेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए, या फिर कहीं पानी के किनारे वाला कोई ऐसा पोर्सन है जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, आपको कंक्रीट मिक्स वहाँ पे प्लेस करना है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा वर्केबल कंक्रीट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कोशिश करोगे कि कम वाटर सीमेंट रेशियो का इस्तेमाल करो, ताकि जो आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो तुरंत ड्राई हो सके। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है, कि ये क्या कह रहा था पॉइंट, ठीक है। मतलब कि जो प्रोजेक्ट का नेचर है उसके हिसाब से अंदाज़ा लग जाता है, उसी को इन्फ्लुएंस कर देता है कि कितनी वर्केबिलिटी रिक्वायर्ड होगी उस कंक्रीट के लिए, ठीक। उसके बाद से थर्ड है आपका शेप ऑफ वर्केबिलिटी, ठीक। अब शेप ऑफ वर्केबिलिटी क्या कह रहा है, सॉरी ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब वो गलती से मैंने लिख दिया है। शेप ऑफ वर्केबिलिटी नहीं होगा, शेप ऑफ एग्रीगेट्स होगा। ये वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी दिमाग में चल रही है, मैंने वर्केबिलिटी लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो थर्ड है हमारा शेप ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का जो शेप है उस पर भी डिपेंड करता है वर्केबिलिटी। कैसे? राउंड एग्रीगेट्स ऑफर बेटर वर्केबिलिटी एज़ कम्पेयर टू फ्लेकी एग्रीगेट। अब पहले फ्लेकी का मतलब समझिए, जो राउंडेड नहीं होते, अलग अलग शेप में होते हैं, जिग जैग टाइप के, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब होता है कि जो राउंड एग्रीगेट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है कंपेयर देन फ्लेकी एग्रीगेट जो कि इरेगुलर होते हैं, ठीक। उसके बाद है दिस ड्यू टू अ लेसर सरफेस एरिया एक्सपोज टू वाटर, सो कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रेटर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विद राउंड एग्रीगेट। जो राउंड एग्रीगेट है ना, उससे आपकी वर्केबिलिटी ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो सकती है, ठीक है। और वो क्या होता है, और ये ना बहुत लेसर सरफेस एरिया ऑफ वाटर को एक्सपोज करता है। समझ रहे हो? मतलब राउंड एग्रीगेट जो होता है ना, वो मतलब सरफेस एरिया जो एक्सपोज होता है ना वाटर का, वो कम होता है इस केस में, इसलिए भी इसको ज़्यादा वो प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ एग्रीगेट। साइज ऑफ एग्रीगेट में क्या कह रहा है, ग्रेटर द साइज ऑफ एग्रीगेट लेसर इज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? एग्रीगेट का साइज़ आप जितना बढ़ाओगे, कंक्रीट की वर्केबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। तो छोटे साइज़ का एग्रीगेट लोगे तो वर्केबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, ठीक। लार्जर साइज इन्फर्स और लेसर सरफेस एरिया एक्सपोज टू वाटर, ठीक, देयर बाई रिजल्टिंग इन ग्रेटर वर्केबिलिटी। इसके कहने का मतलब होता है, अगर आप ज़्यादा बड़ी साइज़ का जो एग्रीगेट इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत कम सरफेस ऑफ एरिया को, मतलब वाटर सरफेस ऑफ एरिया को एक्सपोज करेगा, ठीक है, जिसका रिजल्ट ये होगा कि वर्केबिलिटी आपकी ज़्यादा आएगी। समझ रहे हो? ठीक।
उसके बाद है कन्वर्सली स्मॉलर एग्रीगेट हैव लेसर वर्केबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया। इसके कहने का मतलब होता है जस्ट उसके अपोजिट। अगर आप स्मॉलर यानी कि छोटे छोटे एग्रीगेट इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो वो लेसर वर्केबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा और सरफेस एरिया को भी इंक्रीज़ कर देगा। ठीक, कहने का मतलब होता है कि अगर स्मॉलर एग्रीगेट इस्तेमाल कर रहे हो तो वो सरफेस एरिया को ज़्यादा कवर करेगा, ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से आपको वर्केबिलिटी भी कम मिलेगी। बड़े साइज़ का आप एग्रीगेट इस्तेमाल करोगे तो वो सरफेस एरिया कम एक्सपोज करेगा। जितना ज़्यादा कम एरिया एक्सपोज करेगा मतलब खाली छोड़ेगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस आएंगे वर्केबिलिटी ज़्यादा मिलने के। ठीक, यही मेन पॉइंट है साइज़ ऑफ एग्रीगेट का। ठीक, फिर उसके बाद है हमारा मेथड ऑफ मिक्सिंग कॉन्क्रीट। ये क्या कह रहा है? द मेथड एम्प्लॉयड फॉर मिक्सिंग कॉन्क्रीट प्लेज अ पिवोटल रोल इन डिटरमाइनिंग इट्स वर्केबिलिटी। इसके कहने का मतलब होता है कि मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट इतना इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसकी वजह से जो वर्केबिलिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्केबिलिटी को डिटरमाइन करने में। ठीक है, ये मेथड ऑफ कंक्रीट का, मिक्सिंग कंक्रीट का एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपका द मिक्सिंग प्रोसेस डायरेक्टली अफेक्ट द होमोजेनिटी ऑफ द मिक्स। कहने का मतलब होता है जो मिक्सिंग प्रोसेस होता है वो सीधे सीधे इफ़ेक्ट करता है होमोजेनिटी को। होमोजेनिटी का मतलब होता है जहाँ पे जो आपका परसेंटेज है, ठीक है, जो आपका मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या इक्वली मिक्स हो। ऐसा ना हो कि आपका सीमेंट और वाटर मिक्स हो गया, एग्रीगेट वहीं पड़ा पड़ा है, ऐसा ना हो। ठीक है, तो होमोजेनिटी यानी कि प्रोपोर्शन उसका एग्जैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मिक्सिंग प्रोसेस डायरेक्टली इफेक्ट करता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है ये। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग हाउ वेल द कॉन्क्रीट कैन बी प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब मिक्सिंग प्रोसेस एक तो डायरेक्टली होमोजेनिटी ऑफ मिक्स को अफेक्ट करता है और दूसरा ये खुद इन्फ्लुएंस करता है कि जो हमारा कॉन्क्रीट है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे प्लेस और कॉम्पैक्ट हो रहा है। ठीक, उसके बाद है आपका छठा है आपका मेथड ऑफ प्लेसमेंट। ठीक, मिक्सिंग देख लिया, मेथड ऑफ प्लेसमेंट अब बचा है। ठीक है, अब मेथड ऑफ प्लेसमेंट क्या कह रहा है? द मेथड चूजन फॉर प्लेसिंग कॉन्क्रीट वेदर थ्रू पोरिंग, पंपिंग और अंडर वाटर प्लेसमेंट हैज़ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर वर्केबिलिटी। ये कहने का मतलब है आप कौन सा मेथड चूज़ कर रहे हो कंक्रीट को प्लेस करने के लिए। पोरिंग मेथड का यूज़ कर रहे हो, पंपिंग मेथड का यूज़ कर रहे हो या अंडर वाटर प्लेसमेंट का यूज़ कर रहे हो, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंट रोल होता है वर्केबिलिटी को इम्प्लीकेट करने के लिए। समझ रहे हो? अलग अलग मेथड अलग अलग वर्केबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हो कंक्रीट को प्लेस करने के लिए। ठीक, डिफरेंट मेथड रिक्वायर्ड टेलर्ड अप्रोचेस टू मेंटेन द डिजायर्ड कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग द प्लेसमेंट एंड अचीव प्रॉपर कॉम्पैक्शन इंश्योरिंग द कंक्रीट मीट्स द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। इसके कहने का मतलब है कि जो जो आप नए नए तरीके रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना उसको प्लेस करने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन जो भी मतलब आपका प्रोजेक्ट जिस भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसका जो भी स्पेसिफिकेशन है उसको मीट करने के लिए ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा जो कंक्रीट है, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी प्लेसमेंट के टाइम पे जो होनी चाहिए वो है कि नहीं है। अब उसके लिए जो भी मेथड रिक्वायर्ड होगा वो इस्तेमाल करो और ये देखते रहो कि प्रॉपर कॉम्पैक्शन अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग प्लेसमेंट, मतलब जो प्लेसमेंट के दौरान, कंक्रीट प्लेसमेंट के दौरान जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, उसको रिक्वायर करने के लिए जो भी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको चेक कर लो और ये ध्यान में रखो कि जो आपका प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकेशन है
उसको वो कंक्रीट मीट कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद आपका 7th है यूज़ ऑफ एडमिक्सचर। अब यूज़ ऑफ एडमिक्सचर क्या कह रहा है कि आपका यूज़ ऑफ एडमिक्सचर कैन ऑल्सो इन्हेंस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अब एडमिक्सचर में कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। ठीक है। कुछ वर्केबिलिटी को कम करने वाले होते हैं, कुछ वर्केबिलिटी को बढ़ाने वाले होते हैं। तो मार्केट में कई तरह के एडमिक्सचर्स होते हैं। वैसे तो ये एडिशनल होते हैं, लेकिन हम एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट मिक्स में। ठीक है। तो कभी कभी उसकी वजह से भी वर्केबिलिटी हमारी वेरिएट होती है। ठीक। उसके बाद है लास्ट है हमारा डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। ठीक। इसमें क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ओवर विच कॉन्क्रीट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द मिक्सिंग साइट टू द कंस्ट्रक्शन लोकेशन कैन इम्पैक्ट इट्स वर्केबिलिटी। ठीक। इसके कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कंक्रीट तैयार हो जाता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट होता है मिक्सिंग साइट से कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ, तो उसके दौरान जितना भी डिस्टेंस या समय लगता है उसकी वजह से भी वर्केबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक। मैं जो भी बताती हूँ आपको इंग्लिश में, ये जो लिखा है आप वो मत ध्यान दो, जो बोल रही हूँ वो सुनो। जो बोल रही हूँ वो सुनोगे ना, तो अगर वो आपको याद रह गया तो ये अगर लाइनें आप भूल भी गए हो ना तो एग्ज़ाम में आप लिख लोगे, लेकिन रटोगे तो नहीं याद हो पाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हेडिंग में ही आंसर छुपा रहता है। आप हेडिंग भी याद कर लोगे तो अंदर की चीज़ें लिख लोगे। तो अंदर की चीज़ें भले भूल जाओ लेकिन हेडिंग कभी भी मत भूलना। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग में ये कह रहा है कि हमारा जो भी कंक्रीट मिक्स रेडी हो रहा है, ठीक, वो मिक्सिंग साइट से कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचने में जितना भी टाइम और डिस्टेंस ले रहा है उसकी वजह से भी वर्केबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक। ट्रैवल टाइम्स कैन लीड टू चेंजेस इन द कंक्रीट रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। अब रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कंक्रीट की, इसके थ्रू ना हम सब कुछ देख सकते हैं। लाइक कंक्रीट का कंडीशन क्या है, उसमें सेग्रीगेशन होने वाला नहीं है, ब्लीडिंग होने वाला है कि नहीं है, ये सब चीज़ें, उसमें क्रैकनेस आने वाला है कि नहीं है। ठीक है। और वो कौन से स्टेज पे है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि कभी कभी ट्रैवल टाइम की वजह से भी जो कंक्रीट की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है ना उसमें चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। वर्केबिलिटी को मैंने पूरा डिफाइन कर दिया है। अगर आपको कंक्रीट बनाने का प्रोसीजर भी याद है तो भी आप वर्केबिलिटी का हेडिंग खुद से दिमाग में बना सकते हो। कैसे, वो भी बता देती हूँ। कंक्रीट रेडी करने में क्या क्या लगता है, वाटर सीमेंट रेशियो, इससे भी वर्केबिलिटी आपकी इफेक्ट होती है। ठीक है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, कौन से तरीके का आप काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन साइट पे, उस पर भी वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। एग्रीगेट के शेप पे डिपेंड करती है, एग्रीगेट के साइज से भी अफेक्ट होती है। कौन सा मिक्सिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हो उसकी वजह से भी होती है। प्लेसमेंट का कौन सा मेथड है उसकी वजह से होती है। एडमिक्सचर क्या यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से होती है। डिस्टेंस क्या है ट्रांसपोर्टेशन का उसकी वजह से भी होती है। ठीक है। तो ये सारे आपके जो हैं वर्केबिलिटी को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स हो गए। ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों आज की यहीं ख़त्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक पढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।